1988 में एक मध्यम उम्र इंसान जिसका नाम ओ डाई-सू था, उसे अपनी बेटी के बर्थडे की रात को खुलेआम नशा और दुर्व्यवहार की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था। उसके दोस्त जो हुआन ने उसे छुड़वाया। उसने अपनी बेटी से फोन पर बात की और उसे बताया कि वो उसका इंतजार करे, लेकिन जब वो घर जाने लगा तब वो किसी अनजान रीजन की वजह से गायब हो गया, अपनी बेटी के लिए एक तोहफा छोड़कर। डाई-सू जल्द ही खुद को एक होटल के कमरे में बंद पाता है जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। वो नहीं जानता था कि उसे किसने किडनैप किया है और क्यों किया है। उसको बार बार एक ट्रैप डोर के थ्रू खाना खिलाया जाता था। रूम में रेगुलर बेसिस पे गैस रिलीज होती थी जिससे वो बेहोश हो जाता था और तब उसके किडनैपर्स आते थे और उसके कपड़े बदल देते थे, रूम साफ कर देते थे और उसके बाल भी काट देते थे। डाई-सू को केवल टीवी के माध्यम से बाहर की दुनिया के बारे में पता चलता था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किम जो ह्यून की हत्या हो गई है। उसकी खून और उसके फिंगरप्रिंट्स मर्डर स्पॉट पर पाए गए हैं, इसलिए वो प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। इस समय तक डाई-सू को भ्रम होने लगे थे। जैसे जैसे महीने और साल बीत रहे थे वैसे वैसे वो पागल होता जा रहा था और कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी करता था, लेकिन उसकी किडनैपर्स हर बार उसे बचा लेते थे। अपनी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर डाई-सू एक डायरी लिखना शुरू करता है और उसमें लिख देता है उन लोगों के नाम जो उसके खिलाफ किसी तरह की ग्रजेस रख सकते हैं। वो अपने रूम में ट्रेनिंग शुरू कर देता है, खुद को आशा देता है कि एक दिन वो इसे अपनी किडनैपर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगा। लगभग 6 साल के बाद वो एक मेटल चॉपस्टिक के इस्तेमाल से दीवार में एक छेद खोदने लगता है। वो हर साल दीवार से कुछ पत्थर हटाता था। एक दिन ऐसा होता है कि वो अपना हाथ बाहर निकालकर बारिश को महसूस कर सकता है। डाई-सू वहाँ से बाहर निकलने का इरादा करता है और छेद को बिस्तर से ढक लेता है, लेकिन पूरी तरह से इसे छुपाने से पहले वो निकल रही गैस से बेहोश हो जाता है। जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, एक औरत उसके कमरे में आती है और उसे अपने वश में कर लेती है। 15 साल तक बंदी रहने के बाद वो एक सूटकेस में से निकलता है और एक नए सूट और घड़ी को पहनकर खुद को बाहर पाता है। खुद को लाइट से एडजस्ट करने के बाद वो अपनी डायरी को सूटकेस में देखता है। वो इधर उधर देखता है और एक इंसान को देखता है जो किसी लेच पर बैठा हुआ होता है। अपने कुत्ते को पकड़कर वो डाई-सू से कहता है कि उसे बिल्डिंग से कूदने से रोकने की कोशिश ना करे। डाई-सू दूसरे इंसान को पहली बार देखकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने चेहरे पर रख लेता है। डाई-सू अपनी आजादी का लुत्फ उठाते हुए उस मर्द से पूछता है, मैं एक जानवर से भी बदतर हूँ क्या? मुझे जीने का अधिकार नहीं है? डाई-सू बस मुस्कुराता है और सवाल को दोहराता है। जब मर्द पीछे गिरने को होता है, डाई-सू उसे उसकी नेक टाई से पकड़ लेता है। उससे कहता है कि पहले मेरी कहानी सुनो, फिर खुद को मारने की कोशिश करना। अपनी कहानी सुनाने के बाद डाई-सू अपने जर्नल्स को लेकर चला जाता है। वो उस आदमी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जब डाई-सू बिल्डिंग से निकलता है, आदमी एक कार पर गिरकर सुसाइड कर लेता है। डाई-सू शहर में घूमते हुए अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता है। उसे मालूम है कि उसे अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से संपर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर अभी भी उसकी पत्नी के कत्ल का आरोप है। जब उसको शहर के सड़कों पर कुछ जवान लड़के मिलते हैं तब वो उनपे अपनी लड़ाई की कला को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अपने मुक्के से वो उन्हें सफलता पूर्वक हरा देता है और शहर में घूमते रहता है। जब वो एक सी फूड रेस्टोरेंट के सामने बैठा होता है, एक भिखारी आदमी उसे एक मोबाइल और एक पैसों से भरा वो पर्स देता है। भिखारी आदमी डाई-सू को कहता है कि उससे कोई क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता। पर्स को सर्च करने के बाद डाई-सू एक सुशी बार में एंटर करता है और वेट्रेस से कहता है कि उसे कुछ जिंदा खाने को चाहिए। डाई-सू बाद में पहचान लेता है कि वेट्रेस एक टीवी पर आने वाली कुकिंग कंपटीशन की कंटेस्टेंट है। जब उसका फोन बजा वो तुरंत आंसर करता है और पूछता है कि कौन कॉल कर रहा है। फोन पर दूसरा इंसान कहता है कि क्या उसे उसका नया सूट पसंद आया। डाई-सू जानना चाहता है कि क्यों उसे किडनैप किया गया था और एब्डक्ट करने के पीछे था कौन। फोन पर इंसान कहता है कि उसका जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो डाई-सू से कहता है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचे ताकि वो ये जान सके कि क्यों उसका अपहरण करके रखा गया था। रहस्यमय आवाज कहती है कि डाई-सू को जल्दी उसे ढूंढना चाहिए और फोन काट देता है। डाई-सू के फोन रखने के बाद वेट्रेस उसे एक जिंदा ऑक्टोपस ला कर देती है जैसे कि उसने मांगा था। वो डाई-सू से पूछती है कि क्या वो इसे काट कर ले आए, लेकिन वो बस उसे पकड़कर उसको खा जाता है। जैसे ही वो अपना खाना पूरा करता है वो गिर जाता है। जब उसे होश आता है वो खुद को उस वेट्रेस के अपार्टमेंट में पाता है। उसका बुखार ठीक हो रहा था। वेट्रेस उसे बताती है कि उसके द्वारा दी गई मेडिसिन काफी इफेक्टिव थी। बाथरूम की तरफ जाते हुए वेट्रेस डाई-सू को कहती है कि ताला टूटा हुआ है और उसके पीछे ना आने की चेतावनी देती है क्योंकि उसके पास एक छुरी है। चेतावनी के बावजूद डाई-सू टॉयलेट में जाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। वेट्रेस उसके सर पर मारती है। डाई-सू अपार्टमेंट छोड़ने का इरादा करता है लेकिन वेट्रेस उसे
उसे रोक लेती है। वो अपने आप को मीडू कहती है और उसे बताती है कि वो भी उसके साथ इंटीमेट होने में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो तब तक इंटीमेट नहीं होगी जब तक वो तैयार ना हो। डाइसू जल्द ही अपनी दूर किए गई बेटी को ढूंढने का फैसला करता है मीडू की मदद से। उन्हें पता चलता है कि एक कपल ने उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया था। डाइसू अपनी बेटी से संपर्क करने का प्रयास छोड़ देता है और उस व्यक्ति को ढूंढने का काम करने लगता है जिसने उसे उठाया था। एक दिन मीडू को ऑनलाइन मैसेज मिलता है एक आदमी का जिसका आईडी एवरग्रीन है, जो उसे द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के बारे में पूछता है। जब डाइसू इसे सर्च करने के लिए पास आता है, एवरग्रीन उसे बिगर प्रिजन में वो क्या कर रहा है ये पूछता है। मीडू उसे बताती है कि वो कुछ समय से एवरग्रीन के साथ सुशी के बारे में बात कर रही है। डाइसू को लगता है कि वो मीडू पर भरोसा नहीं कर सकता उसके ऑनलाइन रिलेशनशिप के कारण, इसीलिए वो अपने किडनैपर्स को खुद ढूंढने का प्रयास करता है। जल्द ही उसको उस रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है जिसका खाना उसने कैप्टिविटी में खाया था। वो एक डिलीवरी मैन को फॉलो करता है जहाँ पर उसे रखा गया था और फिर एक गार्ड को हैमर के साथ हमला करता है। बाद में पता चलता है कि ये जेल एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जो लोगों को एक बंदी बनाकर रखने के लिए फेमस है। डाइसू उस ऑपरेशन के जिम्मेदार व्यक्ति को एक हैमर के नाखूनों की मदद से उसका दांत बाहर निकाल लेता है और जोर से मारता है। व्यक्ति का नाम मिस्टर पार्क है जो कहता है कि वो कभी भी उस क्लाइंट से नहीं मिला जिसने डाइसू को कैप्टिविटी में रखवाया था, लेकिन उसने फोन कॉल को रिकॉर्ड किया था। डाइसू रिकॉर्डिंग ले लेता है और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर पार्क के ऑफिस के बाहर उसके लिए एक भीड़ खड़ी होती है। सिर्फ अपने हैमर और फिस्ट के साथ आर्म्ड वो उन सभी से लड़ता है। उसे पीठ में छुरा लगने के बावजूद भी वो लड़ता है। जब डाइसू अंत में बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो छुरी निकालकर जमीन पर गिर जाता है। सड़क पर एक आदमी उसे उठाता है और उसे एक टैक्सी में बिठाता है। अननोन आदमी ड्राइवर को एक एड्रेस देता है और अपना नाम कहकर डाइसू को बताता है कि उसने ही उसे कैप्टिविटी में रखा था। अपनी चोट के कारण वो कुछ कर नहीं सकता है, वो बस उसे देखता रहता है। घर पर लौटकर वो उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जो मिस्टर पार्क के ऑफिस से ली गई थी। उसमें वो आदमी और मिस्टर पार्क एक दूसरे से कैप्टिविटी की लंबाई और उसके कैद में रहने के दौरान उस पर दवाइयों की यूज की बातें करते हैं अगर उसे कैद में स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। जब मिस्टर पार्क पूछता है कि डाइसू ने ऐसा क्या किया है जिससे वो इतनी लंबी कैद डिजर्व करता है, तो क्लाइंट उससे कहता है कि डाइसू बहुत ज्यादा बातें करता है। अगले दिन डाइसू अपने दोस्त जू हुआन के पास जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या वो रिकॉर्डिंग में क्लाइंट की आवाज पहचानने में मदद कर सकता है। जू हुआन क्लाइंट को पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे डाइसू को ऑनलाइन एवरग्रीन ढूंढने में मदद करता है। एवरग्रीन डाइसू को और तड़पाता है जब वो उसे बताता है कि उसके ऊपर का केस तो पहले ही खत्म हो गया है। डाइसू मीडू के घर लौट के जाता है और उससे एवरग्रीन के बारे में पूछना शुरू करता है, उसे परेशान करना शुरू करता है। जब वो मीडू से और जानकारी निकालने की कोशिश करता है तब जू हुआन उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एवरग्रीन की पहचान हो गई है। जू हुआन कहता है कि एवरग्रीन का असली नाम सूडिया है और वो मीडू के अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। डाइसू तुरंत अपार्टमेंट की ओर दौड़ता है और एवरग्रीन और उसके बॉडीगार्ड मिस्टर हैन से मिलता है। एवरग्रीन डाइसू को कहता है कि वो मीडू को 5 दिन के अंदर मार देगा अगर डाइसू उसकी कैप्टिविटी के पीछे की वजह को ना जान पाया तो। वो ये भी कहता है कि अगर डाइसू सक्सेसफुल होता है तो वो अपनी जान दे देगा। डाइसू एवरग्रीन को हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। एवरग्रीन ये कहता है कि अगर वो उसे मार देता है तो वो कभी भी उसके पीछे की वजह नहीं जान पाएगा। वो और ये भी कहता है कि उसके पास एक पेस मेकर है जो वो एक बटन दबाकर डीएक्टिवेट कर सकता है अगर डाइसू उसे मारता है। जब एवरग्रीन निकलने के लिए तैयार होता है तो वो डाइसू को बदला लेने का सुझाव देता है अपनी पत्नी और बच्चों को खोने का दुख सहने के लिए। वो डाइसू को याद दिलाता है कि उसने मीडू को अपने अपार्टमेंट में कैद में रखा है। डाइसू मीडू की चीख सुनने के बाद तुरंत उसके पास जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि मिस्टर पार्क और उसके गूंज मीडू के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। गुंडे डाइसू को ओवर पावर करते हैं और मिस्टर पार्क उसके दांतों को हैमर से निकालने की कोशिश करता है। एक फोन कॉल इनके बीच में आता है और बाद में मिस्टर हैन अपार्टमेंट में पहुंचता है और मिस्टर पार्क को एक पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस देता है। ब्रीफ केस को देखकर वो मान जाता है और डाइसू को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। डाइसू मिस्टर पार्क को मीडू के साथ गलत व्यवहार करने के लिए धमकी देता है। डाइसू और मीडू दोनों तुरंत अपार्टमेंट छोड़ते हैं जब गुंडे चले जाते हैं। अपने रास्ते में एक मोटेल की ओर जाते हुए मीडू एक गाना गाती है जिससे वो ये दिखाती है कि अब वो डाइसू के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार है। उनके लव मेकिंग के बाद नींद की गैस उनके कमरे में घुस जाती है और एवरग्रीन रूम में जाता है
उनके लिए एक पैकेट छोड़ने के लिए। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्होंने देखा कि मिस्टर पार्क का कटा हुआ हाथ उसमें है। डाइसू को समझ आता है कि एवरग्रीन ने उन्हें बग किया है, इसलिए वो एक दुकान पर जाता है उसे ढूंढने और उससे फ्री होने के लिए। कुछ समय बाद डाइसू और मीडू जुहुआन के इंटरनेट कैफे पर रुकते हैं ताकि एवरग्रीन के बारे में और जान सके। जब मीडू इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट्स को देखती है, डाइसू और जुहुआन को जल्दी ही पता चलता है कि एवरग्रीन उनके पुराने हाई स्कूल के बैच का नाम था। डाइसू और मीडू स्कूल जाते हैं 79 की क्लास के ईयर बुक को देखने के लिए। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एवरग्रीन उनके एक साथी का ही नाम था, ली वो जिन। डाइसू जुहुआन से पूछता है कि क्या उसे वो जिन के बारे में कुछ पता है। जुहुआन कहता है कि उसे नाम पहचान में नहीं आता। डाइसू जुहुआन से एक लड़की सुआ के बारे में पूछने लगता है। जुहुआन कहता है उसके दूसरे स्कूल ट्रांसफर होने के बाद उसकी मौत हो गई थी। जब डाइसू और ज्यादा डिटेल्स मांगता है तो जुहुआन उसे बताता है कि सुआ एक बहुत ही बदचलन लड़की थी। उनको पता नहीं होता कि इस दौरान वो जिन जुहुआन के कैफे में ही है जब फोन आता है। जुहुआन ने सुआ को जैसे बयां किया, इस पर गुस्से में आकर वो जिन उसे मार देता है। डाइसू को बताता है कि सुआ उसकी बहन थी। डाइसू मिस्टर पार्क को ढूंढता है ताकि उसे अपनी कैद के बारे में और ज्यादा डिटेल्स मिले। अपने हाथ का नुकसान होने के बावजूद मिस्टर पार्क डाइसू को विलिंगली बताता है कि उसने पानी में दवाई मिलाकर उसे हिप्नोटिज्म के लिए और ज्यादा तैयार बनाया था। उसने ये भी मान लिया कि जब डाइसू वूजिन को ढूंढने जाता है तब वो मीडू को सुरक्षित रखेगा। एक और पुराने साथी ने डाइसू को बताया कि जुहुआन ने सुआ के बदचलन होने की अफवाहें फैलाई थी। डाइसू को बाद में याद आता है कि उसने एक्सीडेंटली देखा था कि वूजिन और सुआ एक दूसरे के साथ कैसे थे। उसे याद है कि उसने इस बारे में जुहुआन को बता दिया था बस थोड़े ही दिनों पहले जब उसने दूसरे स्कूल ट्रांसफर किया था। वूजिन के छोड़े हुए क्लूज का इस्तेमाल करके डाइसू ने अपने पुराने कैदी का घर ढूंढ लिया। उसने वोजिन से मुकाबला किया और उससे इल्जाम लगाया कि उसने स्कूल में देखे गए हादसे को भुलाने के लिए हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया था। वोजिन ये कहता है कि वो ये चीज इसलिए भूल गया क्योंकि उसने कभी इसके बारे में परवाह ही नहीं की। वोजिन बताता है कि सुआ के बारे में फैल गई अफवाहें जल्द ही उसके स्कूल छोड़ने के बाद शुरू हो गई थी। चुगली इतनी बढ़ गई थी कि सुआ खुद को प्रेग्नेंट मान लेने लगी थी। वोजिन डाइसू के ऊपर इल्जाम लगाता है अफवाहें फैलाने के लिए। डाइसू वोजिन के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी बहन को मारा क्योंकि उसे डर था कि लोग उनके अवैध संबंध के बारे में जान जाएंगे। वोजिन इल्जाम को नजरअंदाज करता है और बताता है कैसे उसने डाइसू और मीडू के बीच में एक हिप्नोटिस्ट की मदद से मुलाकात के इंतजाम किए थे। उसने डाइसू को अपनी बीवी और बच्चों की फोटो एल्बम दिखाई। डाइसू एल्बम को पलटकर देखता है और देखता है कि उसकी बेटी मीडू बन गई है। इस जानकारी से प्रभावित होकर डाइसू वोजिन पर हमला करता है, लेकिन मिस्टर हैन उसे रोक देता है। डाइसू मिस्टर हैन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको चोट पहुंचा ही देता है। अपनी गंभीर चोट के बावजूद मिस्टर हैन अभी भी डाइसू को काबू में कर लेता है। झगड़ा कुछ ऐसे समय तक देखते हुए वोजिन परेशान हो जाता है और अपने ही बॉडीगार्ड को मारने का फैसला करता है। वोजिन डाइसू को बताता है कि मिस्टर पार्क अब भी उसके लिए काम कर रहा है। बैक इन मिस्टर पार्क्स बिल्डिंग मीडू को एक तोहफा दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसे खोले। डाइसू उसे फोन पर कहता है कि अंदर मत देखे और उसके लौटने का इंतजार करे। डाइसू वोजिन से ये भीख मांगने लगता है कि मीडू को सच्चाई ना बताए। वोजिन के सामने घुटने टेक कर अपने आप को उसके हवाले कर देता है। वोजिन पर कोई असर नहीं होता। इस पर उसने अपनी जबान काट लेने का फैसला किया। वोजिन अंत में मान जाता है और मिस्टर पार्क को कहता है कि तोहफे के डब्बे को बंद ही रखें। वो अपने पेसमेकर का रिमोट कंट्रोल डाइसू को दे देता है, लेकिन जब डाइसू ने बटन दबाया उसने सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जो उसकी और मीडू के बीच में इंटरकोर्स की थी। वोजिन एलिवेटर में चला जाता है और सुआ की मृत्यु को याद करता है। वोजिन उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सुआ उससे कहती है कि उसे जाने दे। जैसे ही एलिवेटर खुलता है वोजिन अपने सर पर बंदूक चलाता है। अब एक अलग गांव में रहने वाला डाइसू एक लेटर लिखता है हिप्नोटिस्ट को, जिससे वो अपनी कहानी बताता है और उससे मदद मांगता है। वो हिप्नोटिस्ट डाइसू को कहती है कि शुरुआत में उसे किसी भी प्रकार की मदद देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लेटर का अंतिम
हिस्सा ही उसे मना लेता है। लेटर के आखिरी सेंटेंस में डाइसू ये पूछता है, क्या मैं केवल एक जानवर हूँ? क्या मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है? हिप्नोटिस्ट डाइसू को चेतावनी देती है कि कुछ गलत हो सकता है और उसकी मेमोरी भी खराब हो सकती है। डाइसू फिर भी उस सेशन के साथ आगे बढ़ने से अग्री करता है। वो हिप्नोटिस्ट डाइसू को कहती है कि उसका मन 2 पर्सनालिटीज में डिवाइड होगा। पहली पर्सनालिटी मीनू के बारे में सच्चाई नहीं जानेगी, जबकि दूसरा एक भयानक इंसान होगा जो रहस्य को सुरक्षित रखेगा। भयानक व्यक्ति दूर चलने लगेगा और हर कदम के साथ 1 वर्ष बढ़ने लगेगा, जब तक वो 70 साल का नहीं हो जाता और मर नहीं जाता। कुछ समय बाद डाइसू अकेला बर्फ में जागता है। मीडू उसके पास आती है और उसे गर्म करने की कोशिश करती है। वो डाइसू को गले लगाती है और उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। डाइसू मीडू के भावनाओं को सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन ये मुस्कान धीरे धीरे एक दुख और दर्द भरी दृष्टि में बदल जाता है जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए रखते हैं।